अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का दूसरा लेक्चर है, तो मैं अपनी खूबसूरत राइटिंग के साथ फिर से हाजिर हूँ। अच्छा, आज के हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे डेफिनेशंस है जो सेक्शन 4 के अंदर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में दी गई है। और सबसे पहली जो डेफिनेशन है हमारे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर हमें मिलती है वो है एग्रीकल्चर ईयर। एग्रीकल्चर ईयर को उर्दू में ज़रई साल भी कह सकते हैं और फसली साल भी। जिस तरह फसली बटेरे होते हैं, माशाल्लाह ये है फसली साल। अच्छा, फसली साल किसे कहते हैं? फसली साल वो साल है जो यकम जुलाई से स्टार्ट होगा। अच्छा, ये जो यकम जुलाई, ये साल, एक साल वो होता है जो यकम जनवरी से स्टार्ट होता है, जो हमारा रूटीन का साल होता है। लेकिन जब भी आपका ज़रई जितना भी रिकॉर्ड है उसके अंदर जो साल लिखा जाएगा वो होगा यकम जुलाई। तो आपको जो लैंड रेवेन्यू लगेगा, मामला ज़मीन या आप कह लो कि ज़रई ज़मीन का टैक्स है, वो भी फिर किस तारीख से लगेगा? यकम जुलाई से। अच्छा, अगली डेफिनेशन जो हमें मिलती है वो मिलती है अराजी रिकॉर्ड सेंटर की। अच्छा, अराजी रिकॉर्ड सेंटर को बड़ा इजीली आप इस तरह समझ लीजिए कि जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर है ये कंप्यूटर सेंटर है जहाँ से आपको ज़मीन के कागजात, फ़र्द वगैरह कंप्यूटराइज या ऑनलाइन मिल जाती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से अब तकरीबन हर तहसील और अब आगे कौंसल तक का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, उधर तक आगे हैं। तो ये अराजी रिकॉर्ड सेंटर है। तो इसे जो हमारा एक्ट डिफाइन करता है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, वो इसे इस तरह डिफाइन करता है कि वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर जिसे डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लास ए पंजाब लैंड अथॉरिटी एक्ट 2017 के अंदर, उसे आप क्या कहेंगे? अराजी रिकॉर्ड सेंटर। अच्छा, अराजी रिकॉर्ड सेंटर के बाद जो अगली हमें डेफिनेशन मिलती है वो है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अच्छा, एरियर कहते हैं बकाया जात, वाजबुल अदा, जो भी अपने देने और दिए नहीं है। और लैंड रेवेन्यू से मुराद मामला ज़मीन, ज़रई टैक्स, जो भी आप इसे नाम दे दे, कान इधर से पकड़ लें हम या इधर से, मतलब इसका यही है कि ज़मीन पे लगाया गया टैक्स जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। अच्छा, जो आपका एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू से मुराद वो लैंड रेवेन्यू है जो कि अनपेड है, जो आपने अभी तक अदा नहीं किया। और किस डेट से अनपेड है? आफ्टर द डेट इट बिकम्स पेएबल, उस दिन से जिस दिन से आपका ये वाजिबुल अदा था। आप इसको बड़ी सिंपल तरीके से इस तरह समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पर यकम जुलाई को आपको टैक्स लगा है, तो जिस तरह यकम जुलाई के बाद से कहा यह जाएगा जो लैंड रेवेन्यू है ये अब एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू है, कि अब बाकी मामला ज़मीन है कि आपके जिम्मे अब ये वाजिबुल अदा है। अच्छा, अगली डेफिनेशन हमें मिलती है असेसमेंट सर्कल की। असेसमेंट सर्कल को उर्दू में कहते हैं चक तशखीस। अच्छा, चक नंबर फलां फलां अक्सर हम देखते हैं गाँव वगैरह में दिया है चक 142 गाफ पे, ये चक तशखीस क्या है? असेसमेंट सर्कल क्या है? ये असल में ये है कि जब आपको लैंड रेवेन्यू लगाया जाता है तो आपका देखा जाता है कि आपकी पैदावार कितनी है ज़मीन की। तो अब पटवारी हर ज़मीन की पैदावार तो नहीं नोट कर सकता, हर ज़मीन पे जाके नहीं पूछ सकता कि आपका खर्चा कितना है, आपकी पैदावार कितनी है, आपकी बचत कितनी हुई है। तो उसके लिए इन्होंने एक असेसमेंट सर्कल बनाए होते हैं गवर्नमेंट ने, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिटर्न ऑर्डर में दिए होते हैं। इसके अंदर 3 खसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो असेसमेंट सर्कल है स्टेट महाल हो सकता है या कोई ग्रुप ऑफ स्टेट हो सकती है। ये कौन सी स्टेट? ऐसी स्टेट होगी जो होमोजीनियस होगी, एक जैसी नेचर की होगी, जिसकी पैदावार सेम होगी, मिलती जुलती होगी, उस पर जो खर्चा लागत आ रही है वो भी मिलती जुलती होगी। अमूमन जो 1 या 2 गाँव है करीबी, इनकी जो स्टेट्स हैं वो होमोजीनियस ही होती हैं। और ये होमोजीनियस इस किस्म की होगी कि इन पर जो रेट है वो कॉमन सेट ऑफ रेट लगाया जाए, इन पर जो टैक्स है वो भी एक जैसा लगाया जा सके। और जो ये असेसमेंट सर्कल है फिर इसको यूज किया जाएगा एज अ जनरल गाइड टू कैलकुलेट लैंड रेवेन्यू। इसका मकसद ये होगा कि आपने कैलकुलेट क्या करना है? लैंड रेवेन्यू को। और जो असेसमेंट सर्कल से डिक्लेयर कौन करता है? रिटर्न ऑर्डर से डिक्लेयर करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। मुराद वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो एस्टेब्लिश होता है अंडर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 के। अच्छा, ये तो सिंपल हो गया। इसके बाद अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसे अब बाउंड्री मार्क कहते हैं। जो डेफिनेशन इसकी इस तरह, ये बाउंड्री मार्क के अंदर कोई इरेक्शन हो सकती है। ये जो आमतौर पर जो लोग गांव में रहते हैं वो उस चीज़ से वाकफ़ है कि वहाँ वट बनने होते हैं जो 1 एकड़ को दूसरे एकड़ से मुमताज़ करते हैं, मुख्तलिफ शो करते हैं कि ये इसका एकड़ है, ये इसका एकड़ है। ज़मीन के दरमियान में एक हद कायम की होती है। आपको तस्वीर में नज़र आ रही है इरेक्शन है। अच्छा, इरेक्शन ये बरीक होती है और थोड़ी सी ज़मीन से उभरी होती है। ये अर्थ की हो सकती है ये इरेक्शन। ये स्टोन की जो पहाड़ी इलाके होंगे, जारी बात है उधर पत्थर होंगे तो पत्थर की बाउंड्री हो सकती है। उसके अलावा किसी और मटेरियल की भी हो सकती है। इसके बाद स्ट्राइप आती है। अच्छा, जो आपकी इरेक्शन है इसको आप उर्दू या गांव की देहाती ज़बान में कह सकते हो, ये जनाब है वट है। और जो आपकी स्ट्राइप ऑफ ग्राउंड है बन्ना है। बन्ना थोड़ा बड़ा होता है वट की निस्बत, तो ये आपको भी तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा, ये बन्ना है।
इसके बाद हैज है, ये हैज पौधों की एक बाड़ बनाई होती है तो उसे हैज कहते हैं, तो कदर ज़मीन से काफ़ी ऊंची होती है। इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मार्क जो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, इन तमाम चीज़ों को किसने स्पेसिफाइड किया, और रेवेन्यू ऑफिसर ने। इधर आपको एक छजरा पार चार्ट नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो लाइनें लगी हुई हैं ये सारी किसको शो करा रही है, बाउंड्री मार्क, और ये ओरिजिनल बेबी ज़मीन पे वाक़ होती हैं। इसके बाद आती है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट को उर्दू में कहते हैं इजरा। कमेंसमेंट से मुराद वो दिन जिस पे या तो ये एक्ट या इसकी कोई प्रोविजन है जो इस एक्ट की वो क्या हुई हो, कम इनटू फोर्स और नाफजुल अमल हुई हो। इसके बाद अगली में डेफिनेशन मिल जाती है डिफाल्टर की। डिफाल्टर कहते हैं उर्दू में बाकीदार को, जिसके जिम्मे क्या हो, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये इसमें दो किस्म के लोग आते हैं। पहली किस्म वो बंदा है जो बताते खुद, अगर तो मैं काश्तकार हूँ, मैं ज़मीन का मालिक हूँ, तो मैंने पे करना था लैंड रेवेन्यू, तो मैं बताते खुद लाइबल था, जिम्मेदार था लैंड रेवेन्यू को पे करने का, मैं डिफाल्टर हो गया कि मैंने पे नहीं किए। या दूसरा बंदा वो भी डिफाल्टर हो जाएगा जो जामन है, जिसे मेरी जमानत दी थी, मेरी श्योरिटी दी थी कि जनाब अगर नूरुल हसन है ये पे नहीं करता लैंड रेवेन्यू तो इसकी जगह मैं पे करूंगा। तो डिफाल्टर के अंदर दो लोग आ गए, एक बंदा वो खुद आ गया जो कि मैं था, दूसरा वो जिससे मेरी श्योरिटी दी थी जामन, तो वो किस में आ गया, डिफाल्टर में, बाकीदार में। इसके बाद जो हमारी अगली डेफिनेशन है वो आती है इनकम्बरेंस की। इनकम्बरेंस कहते हैं किसी, पहले समझ लें थोड़ा सा। अच्छा, इनकम्बरेंस रुकावट होती है, जैसे कि आपको जो ये बात समझने के लिए, राइटिंग समझने में एक रुकावट आ रही है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मेरी राइटिंग है, तो इस तरह इनकम्बरेंस एक लैंड पे, एक ज़रूरी ज़मीन पे, क्योंकि हम एक लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात करते हैं, इसमें ज़मीन से मुराद ज़रूरी ज़मीन है, तो इनकम्बरेंस का मुराद ज़रूरी ज़मीन पे कोई रुकावट। अब रुकावट क्या हो सकती है, अब ये कोई बाढ़ या भैंस नहीं खड़ी होती उसके अंदर, इससे मुराद ये होता है कि जनाब इनकम्बरेंस ये है कि उसके ऊपर कोई चार्ज है, किसी बंदे ने कोई केस किया, क्लेम किया कि जनाब ये ज़मीन मेरी बनती है, या किसी ने कहा कि मैंने ठेके पे ली, अभी ठेका पूरा नहीं हो गया तो मालिक मुझसे लेने आ गया, तो कोई भी चार्ज है इसे रुकावट कहते हैं। लेकिन उर्दू में से कहते हैं बारे मुआखजा। जो बारे मुआखजा इस एक्ट के तहत दो तरीकों से आ सकता है, या तो कोई प्राइवेट ग्रांट के थ्रू आ सकता है या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कि मतलब आपका किसी के साथ कोई पटे का, कोई लीज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया प्राइवेट, उसके थ्रू इनकम्बरेंस आ सकती है। हमारी जो नेक्स्ट डिफाइन है वो है स्टेट की। अच्छा, स्टेट को उर्दू में महाल कहते हैं। अच्छा, स्टेट का पहले वर्ड को चेक कर लें। स्टेट आमतौर पर कहा जाता है ज़मीन को या ज़मीन के किसी टुकड़े को। अगर हम इनहेरिटेंस में बात करें तो मरे हुआ बंदा जो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है उसे भी स्टेट कहते हैं। अच्छा, एक है महाल, जो उसे उर्दू में महाल कहते हैं। उर्दू में महाल और भी लफ्ज़ के लिए यूज़ होता है, इस तरह फ़लाने का मैं जीना महाल कर दूंगा, मेरा जीना महाल हो जाएगा फ़लाँ के बगैर, तो वो चीज़ें भी महाल के अंदर, लेकिन महाल का ये मतलब नहीं है इधर। अच्छा, स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट आमतौर पर एक ये गांव आप कह सकते हैं या एक इलाका होता है, इसके काफ़ी गांव भी आ सकते हैं। तो स्टेट के अंदर तीन खसूसियत पाई जानी चाहिए, कम अज़ कम ये दो हों। अगर ये दो नहीं तो तीसरी खसूसियत ये हो। पहली खसूसियत ये है कि जनाब जो स्टेट है इसके लिए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट हो। इसके लिए जो एक किताब आपको ये नज़र आ रही है, मिसल मियादी इसे कहते हैं, ये इसके लिए अलहदा से तैयार होती हो। ये जो पूरी बुक है ये अलहदा से इसके लिए तैयार हो किसी इलाके के लिए, तो कहा जाएगा ये एक स्टेट है। ये एक बुक एक स्टेट के लिए, एक महाल के लिए तैयार होती है। तो अभी एक ये फ़र्द है, फ़र्द के ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये जो लिखा हुआ है महाल, तो महाल के अंदर लिखा है कि कौन सा महाल है। और दूसरी चीज़ है सेपरेटली असेस्ड फॉर लैंड रेवेन्यू। अच्छा, सेपरेटली असेस्ड हो किसके लिए, लैंड रेवेन्यू के लिए सेपरेटली असेस्ड हो कोई इलाका, तो भी स्टेट कहलाएगा। इससे हमने पहले असेसमेंट सर्कल में देखा था कि एक असेसमेंट सर्कल में सिर्फ एक ही लैंड को असेस करते हैं और पूरे सर्कल पर सेम चार्ज करते हैं। अगर कोई इलाका नए सिरे से असेस हो रहा है तो वो भी महाल कहला सकता है। या जिसे जो आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है बाय स्पेशल जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर कर दे कि जनाब ये जो इलाका है ये क्या स्टेट है, तो वो भी क्या कहलाएगा, स्टेट कहलाएगा, जिसे हम उर्दू में क्या कहेंगे, महाल। अब हमारी 10वीं जो डेफिनेशन है वो है होल्डिंग की। होल्डिंग को आप उर्दू में कहते हो खेवट। खेवट भी कहते हो, इसे खाता भी कह सकते हो। अच्छा, खेवट और खाता क्या होता है, जब आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर आपका एक अकाउंट खुलता है, जैसे हमारा बैंक होता है, बैंक अकाउंट होता है, तो एक बैंक अकाउंट नंबर अलॉट होता है। इससे जब आप एक किसी ज़मीन के मालिक होते हो तो आपका बोर्ड लैंड जो है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आपका एक अकाउंट खुलता है, उसे आप होल्डिंग कहते हैं, या उसको जो अकाउंट का नंबर होता है खेवट नंबर या खाता नंबर कहते हैं। हमेशा याद रखना जो खेवट और खाता नंबर होता है इस मालिक का होता है। खेवट या खाता नंबर हमेशा ये मालिक का होता है। ये जिसे कहते हैं को ओनर भी हो सकते हैं, मुश्तरका मालिक, मुश्तरका खाता दरान भी हो सकते हैं,
खेवट दरान भी हो सकते हैं, ये होल्डिंग है। अच्छा, आप याद रखिएगा जिस बंदे के नाम जितनी खेवट नंबर होंगे, जितनी होल्डिंग होगी, जितने खाता नंबर होंगे, ये तसव्वुर होगा कि वो बंदा उतनी ही प्रॉपर्टी का, उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी का मालिक है। एक होता है खसरान नंबर, जिसे हम सर्वे मार्क कहते हैं, उससे आगे जाके पढ़ेंगे। अगर आपके नाम पे एक से ज़्यादा खसरान नंबर हैं तो आप उतने मालिक तसव्वुर नहीं होंगे, क्योंकि मालिक मलकियत सिर्फ खेवट नंबर से है। याद रखिएगा ये जो खेवट नंबर है मालिक का होता है। अभी आपको मिसल मियादी आपके सामने आ रही है, इसे जमाबंदी भी कहते हैं। तो इसका जो पहला कॉलम है ये हमेशा मालिक का होता है, तो इधर खेवट नंबर लिखा होता है कि इसका खाता नंबर कितना है, खेवट नंबर कितना है। जो भी मैंने बात की जनाब, जो खेवट नंबर है, खेवट और खाता नंबर से आपका मलकियत शो होती है, खसरान नंबर से नहीं। तो इसकी आप जजमेंट लिख लें 2000 पूरा, CLC जो पेज है वो 1468 है इसका, जो मैंने अभी बात की है। चलो जो भी मेरी राइटिंग है इसे गुजारा करें। जो हमारी डेफिनेशन है इरीगेटेड लैंड 10A में, इरीगेटेड लैंड से मुराद क्या है? शराब शुदा ज़मीन, वो ज़मीन जो शराब होती है। अच्छा, जिसको पानी लगता है, जो गवर्नमेंट के कागजात में है कि ये ज़मीन को पानी लगता है, शराब होती है, काश्त के काबिल है, वो कौन सी है? उसके अंदर केनाल नहर के ज़रिए जो शराब होती है, ट्यूबवेल, जो आपके ट्यूबवेल है, जैसे ट्यूबवेल भी कहते हैं आप, ट्यूबवेल, ट्यूब व्हील लफ्ज़ का ट्यूबवेल है, या लिफ्ट है, किसी जलार के ज़रिए, कुएँ के ज़रिए, किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से जो चीज़ ज़मीन शराब होती है, इसे कहेंगे इरीगेटेड लैंड है। अच्छा, जो बरानी, जो आपकी है बारानी ज़मीन, जो बारिश की वजह से शराब होती है, या आपका जब फ्लड आता है तूफ़ान की वजह से, सैलाब की वजह से आपकी जो ज़मीन है शराब होती है, वो इरीगेटेड लैंड में नहीं आएगी। इरीगेटेड लैंड में सिर्फ वही आएगी जो इन ज़राया से या कोई आर्टिफिशियल ज़राया से जो शराब होती है, मतलब आप कह लें डायरेक्ट शराब होती है, तो आपकी इरीगेटेड लैंड में आएगा। कानून गो, इसे कानून को भी आम तेज़ी में पढ़ देते हैं, उसे कहते हैं कानून गो। और ये कानून गो है, ये कहते किसे? ये पटवारी के ऊपर होता है। पटवारी, जितने भी पटवारी हैं, पटवारी का जो सुपरवाइजर होगा, इसे यहाँ लिखा हुआ है सुपरवाइजर ऑफ टप्पेदार। पटवारी को सिंध वाली साइड पर टप्पेदार कहते हैं, टापेदार कह लें, तो उसका जो सुपरवाइजर है टापेदार का, वो क्या कहलाएगा? कानून को कहलाएगा। इस मेरी बात को बिल्कुल गैर सियासी समझा जाए तो ये क्या कानून को है। अच्छा, अगली जो मैं डेफिनेशन आती है वो लैंड लॉर्ड की है। अच्छा, दो चीज़ें इंटरमिक्स लोग करते हैं, लैंड लॉर्ड क्या है और लैंड ऑनर क्या है। अच्छा, लैंड लॉर्ड को याद रखना, ये साहब ज़मीन है, मालिक नहीं है, ये साहब ज़मीन है। और जो आपका लैंड ओनर है, ये ज़मीन का मालिक है, ये मालिक ज़मीन कह लें आप इसे। तो इसको इंटरमिक्स नहीं करना। अच्छा, लैंडलॉर्ड वो बंदा है जिसके नीचे क्या हो, जिसके नीचे काम करता हो टेनेंट हो, खुद नहीं काश्त करता इसका मतलब, और टेनेंट इसको पे करे, टेनेंट लाइबल टू पे। इसे जो लैंडलॉर्ड के नीचे टेनेंट काम करता है और टेनेंट लाइबल हो कि वो लैंडलॉर्ड को पे करे। अच्छा, लैंडलॉर्ड के अंदर तीन लोग आ जाते हैं। एक लेसी आ जाता है, जिसने लैंड ओनर से तो ज़मीन ले ली, पटे पे ठेके पे ले ली, आगे उसने ठेका पे दे दी, तो वो भी क्या बन गया? लैंडलॉर्ड बन गया। वो काश्तकार तो नहीं है, टेनेंट तो नहीं है, क्योंकि आगे उसके नीचे बंदा काम कर रहा है। लेसी इसके अंदर आ गया है, और इस बंदे का प्रीडिसेसर भी आएगा और सक्सेसर भी आएगा। अच्छा, अब आगे आ गया लैंड ऑनर, ये माल के ज़मीन है। ये इस बंदे के ज़िम्मे क्या होता है जनाब? आपका लैंड रेवेन्यू से पे करना होता है। और ऊपर हमने भी एक बात पढ़ी थी जनाब, जिसके अंदर हमने होल्डिंग को देखा था। या लैंड ओनर के वो होता है जिसके नाम पे होल्डिंग ट्रांसफर हो। होल्डिंग्स को बताया था खेवट नंबर, ये खेवट नंबर है या खाता नंबर है, ये मलकियत को शो करता है, मालिक का होता है। तो जिसके नाम पे भी वो खाता नंबर होगा, जिसके भी नाम पे, तो आपके अदालत के अंदर, लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर, कानून के अंदर समझा जाएगा कि जरी जमीन का मालिक भी वही है जिसके नाम पे खाता नंबर है। तो इसके नाम पे क्या हो? होल्डिंग ट्रांसफर हो। अच्छा, इसके अंदर टेनेंट के अलावा और भी बंदे आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया, गवर्नमेंट ने आके उससे ज़मीन पे कब्जा कर लिया, आगे किसी को दे दी, तो लैंड ओनर वो बन जाएगा। या एक अगर किसी ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके अंदर एक तस्वर है मॉर्गेज का, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। तो अगर वैसी कोई मॉर्गेज हुई है या इंग्लिश मॉर्गेज हुई है, तो उसके अंदर भी लैंड ओनर कोई और हो जाता है। तो इसके अंदर टेनेंट नहीं आता लैंड ओनर के अंदर, ठीक है। होल्डिंग जिसको क्या हो, ट्रांसफर किया, आसान सा कंसेप्ट रख लें, जिससे होल्डिंग ट्रांसफर्ड हो, तो वो क्या आपका कहलाएगा? लैंड ओनर है। ये मालिक ज़मीन है, ये साहब ज़मीन है। अच्छा, याद रखिएगा, जो लैंड लॉर्ड है लैंड ओनर से नीचे है। पहले आ जाएगा लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड, इसके जो नीचे आ गया
टेनेंट, टेनेंट काम करेगा, और लैंडलॉर्ड के ऊपर आ गया लैंड ओनर। सिंपल सी हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है लैंड रेवेन्यू की। इसे आप कह सकते हैं हमारी मोस्ट जो वांटेड डेफिनेशन है उसमें से एक है, क्योंकि हम जो ये कानून पढ़ रहे हैं, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट है, पंजाब लैंड रेवेन्यू। तो अब अगर हमें यही ना पता हो कि लैंड रेवेन्यू किसे कहते हैं तो खोता खूह में है और हमें पता ही नहीं है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो जैसे लैंड रेवेन्यू को उर्दू में कहते हैं मामला ज़मीन, मामला ज़मीन। जैसे हमारे मामलात होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, कहते हैं ना अपने मामलात क्लियर कर लो, तो इस तरह ये मामला ज़मीन है, ज़मीन और गवर्नमेंट का एक मामला होता है। तो ये भी बड़ा क्लियर करना ज़रूरी है, नहीं तो गवर्नमेंट खुद कर लेती है। अच्छा, मामला ज़मीन को अगर वैसे सिंपल, मैं पहले भी लेक्चर में कई बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ, समझ लें ये किस्म का ज़रूरी टैक्स है, ज़मीन पर लगाया गया कि टैक्स है। क्योंकि अब हमें डेफिनेशन भी पढ़नी है, इसमें कुछ ने सुर्खी पाउडर लगाया है वो भी हमें अब देखना पड़ना है। तो उसने कहते हैं इसके अंदर जो अगर लैंड रेवेन्यू की बात है, लैंड रेवेन्यू से मुराद तो पहले लैंड रेवेन्यू है ही है, पर दो किस्म का है। इसमें वो भी आएगा जो असेस्ड है, मतलब कि जो उसने आप पर लगा दिया, असेस कर लिया, तशखीस कर लिया, आपके जाके उसने असेस कर लिया, लगा दिया, या असेसेबल है, या उसने जो भी लगाना है, तो वो सारे किस में आ रहा है, लैंड रेवेन्यू के अंदर। जब लैंड रेवेन्यू के अंदर से एक और चीज़ भी इंक्लूड कर दिया है। मिसाल के तौर पर हमने इरीगेटेड लैंड की डेफिनेशन पहले पढ़ी, तो इरीगेटेड अगर कोई लैंड है तो सारी बात है उसका जो लैंड रेवेन्यू है वो ज़्यादा होता है। अगर अनइरीगेटेड लैंड है तो उसका लैंड रेवेन्यू कम होता है। तो अगर आपकी लैंड अनइरीगेटेड थी, अब वो इरीगेटेड हो गई है, सैराब होने लगी है, तो जो अब उसका लैंड रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा, लैंड रेवेन्यू की कैटेगरी में। तो लैंड रेवेन्यू से मुराद क्या है, मामला ज़मीन। तो अपने मामलात ज़मीन के जल्दी क्लियर कर लेने। अच्छा, आगे है लीगल प्रैक्टिशनर। अच्छा, कानून में इसका ना वो उर्दू में बड़ा अच्छा वर्ड है इसका, कानून पेशा शख्स। माशाल्लाह, नाम सुनते ये भी खुश्क हो गई है, इतना दहशत है माशाल्लाह वकुला की। कानून पेशा शख्स, यह लीगल प्रैक्टिशनर है। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में लेजिस्लेचर ने लिखा है जनाब, लीगल प्रैक्टिशनर कौन है, वकील कौन है, जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 के तहत इनरोल है, वो क्या है, लीगल प्रैक्टिशनर। ये तो सिंपल हो गया। नेट एसेट्स आ गया, नेट एसेट को उर्दू में बड़ा प्यारा लफ्ज़ है इसके लिए, खालस महासल। वैसे तो अल्लाह खैर करे पाकिस्तान में खालिस कुछ नहीं है सिवाय इस महासल के, जिसका हमें मतलब भी माशाल्लाह नहीं पड़ा। नेट एसेट्स कहते हैं कि जनाब आपकी जो ज़मीन से पैदावार हो रही है, माशाल्लाह चौधरी साहब की या आपकी जो पैदावार है ज़मीन अल्लाह करे आपके नाम हो, अगर नहीं है तो आप ख़रीदो माशाल्लाह, प्रैक्टिस में आके ज़्यादा दिहाड़ियाँ लगाओ। माशाल्लाह आपने अपनी ज़मीन के ऊपर लगा ली कोई काश्त की चीज़, उसका आपका बी आया आपका 8,000 रुपये का, आपने खाद 10,000 की लगा ली है, उसके ऊपर आपका और भी जो अखराजात है वो 20,000 आ गए हैं। टोटल हमारी जो अमाउंट है तकरीबन अराउंड अबाउट 38,000 बन गई। आपका 38,000 रुपये खर्चा आया, कल को आपकी वो फसल हुई, फसल के बाद आपको जो पैसे मिले वो थे 1,00,000 रुपये। अच्छा, जो खालस मुहासल किया है, जो आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ खालस ही ये है, इसके अलावा अल्लाह जानता है शायद कोई चीज़ खालस हो या पानी खालस हो सकता है। आपने 1,00,000 रुपये में से 38,000 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपके पास कितना बचेगा, ये तो राउंड अबाउट ये आपके पास बच के 62,000। अल्लाह सलामत रखे मेरी मैथ्स को और मेरी राइटिंग को। अच्छा, तो ये जब ये खालस मासल ये कि जब आपको ये 62,000 बचे हैं आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। अब इसको सिंपल वर्ड में अगर हम कह लें तो ये हम नेट एसेट को कह सकते, अपने वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि नेट खालस मासल या नेट एसेट्स ये है कि नेट एसेट इट इज़ द अमाउंट और प्रॉफिट दैट वी ऑब्टेन आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस अक्रूइंग ऑन आवर कल्टीवेशन। तो वो हमारे पास क्या है, नेट एसेट, जैसे पानी ये वो सारे अखराजात दे के जो आपको बचता है वो क्या है, खालस महासल। इसके बाद आगे आ गया पटवारी। अल्लाह सलामत रखे पटवारियों की, इनकी भी दो किस्में हैं, पटवारी की दो किस्में, अल्लाह सलामत रखे मुझे भी। जब पटवारी, एक पटवारी की किस्म है जो पाकिस्तान में ज़्यादा है और एक है कम। जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है ये जो कम पटवारी हैं ये उनको डील करता है। अरे पटवारी से मुराद टपेदार है, टपेदार भी पटवारी होता है, तो इसे सिंध की तरफ पटवारी को टपेदार कहते हैं। तो ये है पटवारी।
तो जो तादाद में ज़्यादा हैं तो अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे, अल्लाह माफ़ करे, कोई गुस्सा नहीं होना। तो मैं भी दिली तौर पे कभी कभी उनके साथ ही होता हूँ। तो वैसे अब एक छेड़ बन गया पटवारी पटवारी, तो कानून में वो पटवारी पटवारी नहीं है। पटवारी वो जो कम तादाद में है, जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता है। अच्छा याद रखें, जो पटवारी है ये रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है, ये विलेज ऑफिसर है। पटवारी क्या है? विलेज ऑफिसर। अक्सर ये एमसीक्यूज आता है और बच्चे इसमें गलती खा जाते हैं। अच्छा, आपका जो रेवेन्यू ऑफिसर है ये तहसीलदार के पे आके ख़त्म हो जाता है। कानून गो से लेकर नीचे तक सारे क्या हैं? पटवारी हैं। अच्छा, पे से मुराद आती है अदायगी। अदायगी के अंदर से क्या है? दो वर्ड हैं, एक तो उसने रेंडर लिखा है और एक इसने डिलीवर लिखा है। अच्छा, रेंडर और डिलीवर से मुराद ये, एक हम लिख लेते हैं रेंडर और एक है डिलीवर। अच्छा, राइटिंग के साथ यार गुजारा करें। रेंडर से मुराद ये कि आपने अगर किसी के हवाले कर दिया, हवाला कर दिया या आपने जमा करवा दिया, तो दोनों सूरतों में एक समझा जाएगा पे हो गया है। मिसाल के तौर पर आपके वहाँ पटवारी गया या नंबरदार लेने आया तो आपने उसके हवाले कर दी, जनाब लैंड रेवेन्यू मामला ज़मीन था जो आपने उसके हवाले कर दिया। अब नंबरदार ने आगे दिया या नहीं दिया, नंबरदार ने, वो उसकी मर्जी है, आपकी तरफ से वो क्या हो गया? पे हो गया। अगर उसने आगे पे कर दिया, रेंडर कर दिया, डिलीवर कर दिया, तो भी पे है। ये है सिंपल सी हमारी डिफाइन पे की। हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो है प्रिस्क्राइब की। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है मुकर्रर करदा। जो मुकर्रर करदा की प्रिस्क्राइब की डेफिनेशन ये है कि जनाब जो भी अंडर दिस एक्ट, जो इस कानून के तहत पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत चीज़ें प्रिस्क्राइब की जाएंगी, उससे मुराद यही लिया जाएगा। अच्छा, रेट्स एंड सेस, जहाँ भी रेट एंड सेस का मतलब आएगा, लफ्ज़ आएगा, इससे मुराद ये चार चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ है लोकल रेट। लोकल रेट ये होता है जो इम्पोज बाय गवर्नमेंट होता है, जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है। और जितने भी रेट और सेस है, जिसे आप हबूब कहते हैं उर्दू में, पेबल होते हैं लैंड ओनर, कि इसे जो अदा करना होता है, अदा करने की जिम्मेदारी किस पे होती है? लैंड ओनर पे होती है, लैंड लॉर्ड पे नहीं होती। माल के ज़मीन पे होती है, साहब ज़मीन पे नहीं होती। अच्छा, जो आपका लोकल रेट है, लोकल रेट इम्पोज करती है गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट किस पे इम्पोज करती है? आपके लैंड ऑनर के ऊपर इम्पोज करती है। अच्छा, लोकल रेट में आ सकता है आपका बयाना, आ सकता है जो आपको लेती है गवर्नमेंट आपसे लेती है, और भी जो भी मामला आता है वो इसमें। बाकी एनुअल रेट होता है। एनुअल रेट है जो ये भी लैंड ओनर्स पे होता है, लैंड ओनर पे नहीं होता, ओनर्स पे होता है। मतलब कि एक से ज़्यादा ओनर्स, मतलब एक महाल है, एक स्टेट है, उसके अंदर 200 लैंड ओनर बैठा है, तो वो तमाम पे इम्पोज होगा ये एनुअल रेट। अच्छा, ये किस मकसद के लिए? इसके दो मकसद होते हैं, प्रॉपर कल्टीवेशन के लिए या प्रॉपर इरीगेशन के लिए। इरीगेशन सिराब करना, नहर साफ़ करनी है, खाला साफ़ करना है, तो ये सारे मामला के जितने भी ये जो एक्सपेंसेस आएंगे ये किस पे हो गए? तमाम लैंड ओनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कि जितनी एक स्टेट के अंदर जिसकी जितनी ज़मीन है, जिसके नाम जितने खाता नंबर है, खसरान है, उस हिसाब से उन पर डिवाइड हो जाएगा एनुअल रेट। अच्छा, एनुअल रेट के बाद आता है विलेज ऑफिसर सेस। अच्छा, विलेज ऑफिसर याद रखिएगा, तहसीलदार से नीचे नीचे जितनी भी हिरारकी है वो सारी किसकी है? विलेज ऑफिसर की है। ये लंबरदार तक आती है और चौकीदार तक। अच्छा, विलेज ऑफिसर के जितने भी सेस है, मिसाल तो मुलाहजा कर, पटवारी मुलाहजा करने आया है किसी की ज़मीन पर, तो उसका जो भी चार्जेस वगैरह देने हैं वो भी रेट एंड सेस की कैटेगरी में आएगी, और वो रिकवर हो सकते हैं लैंड ओनर के से। चौथी जो चीज़ है वो है जनाब पेबल ऑन अकाउंट ऑफ विलेज एक्सपेंसेस। अगर कोई विलेज ने एज अ होल कोई काम करवाया, उन्होंने मिसाल के तौर पर अपनी दरख्वास्त दी एक कि जनाब हमारे जो है ये निशानदेही कर दें, तो उसके ऊपर जो खर्चा अखराजात आएंगे और भी इस तरह के मिलते जुलते मामला जो पूरे गांव ने मिलके कर रहे हैं, वो सारे भी किस में आएंगे? रेट एंड सेस में। और ये पेबल किसके हो गए? लैंड ओनर के, जिसकी जितनी ज़मीन होगी उस हिसाब से वो पे करेगा। 21वें नंबर पे हमारे पास डेफिनेशन आती है रेंट की। रेंट कहते हैं लगान को। रेंट लगान वो चीज़ है जो कौन अदा करेगा? टेनेंट अदा करेगा। टेनेंट किसको अदा करेगा? लैंडलॉर्ड को अदा करेगा। अच्छा, हमने बात देखी थी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में, लैंडलॉर्ड वो होता है जिसके नीचे कोई टेनेंट काम करे, और टेनेंट लाइबल होकर उसे पे करे। जो लाइबल है जिस चीज़ के, जो पे कर रहा है, वो क्या चीज़ है? वो है रेंट। अच्छा, ये किस सूरत में हो सकता है? ये आपकी पैसे की सूरत में भी हो सकता है, किसी जिन्स में गंदम चावल किसी भी अजनास की सूरत में भी ये हो सकता है। अच्छा, आपको अभी ये कॉलम नंबर 8 नज़र आ रहा होगा, ये जमाबंदी है, तो इसमें लिखा हुआ है लगान है जो काश्तकार। अच्छा, टेनेंट को हमेशा क्या कहना है? काश्तकार। जो खेवड़ नंबर होता है मालिक का होता है, जो खतूनी होती है किसकी होती है? काश्तकार की होती है। तो इसके बाद है ये कि किस लिए इसे दे रहा है लगान है। इसके दो मकसद हैं, या तो उसने ज़मीन यूज़ की है या उसे ऑक्यूपाई किया है।
लैंड को, तो उस बिहाफ पे वो किसे दे रहा है, लैंडलॉर्ड को रेंट अदा कर रहा है। 22 नंबर पे हमारे पास आती है रेवेन्यू कोर्ट की। अच्छा, रेवेन्यू कोर्ट के अंदर क्या है, रेवेन्यू कोर्ट उसे कहते हैं जो हमारे ज़मीन से रिलेटेड मामला को देखती है। ये तहसीलदार की अदालत आप कह सकते हो या असिस्टेंट कलेक्टर की अदालत होती है जो हमारी रेवेन्यू कोर्ट कहलाती है। अब कानून में अगर देखो इसको डिफाइन ऐसे किया है, जो कौन से मामला देखती है, टेनेंसी के मामला देखती है, मुजारत से रिलेटेड मामला देखती है, वो कोर्ट क्या कहलाएगी, रेवेन्यू कोर्ट कहलाएगी। अच्छा, इसके बाद आता है सर्विस सेंटर, खिदमत मरकज से उर्दू में कहते हैं, जो भी हमने पहले अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर से मिलता जुलता है। ये कंप्यूटराइज सर्विस सेंटर होता है जिसे कौन बनाता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से बनाता है। अच्छा, इसके बाद अगली डेफिनेशन आ जाती है सर्विस सेंटर ऑफिशियल। ऑफिशियल कहते हैं अहलकार को। अब जो खिदमत मरकज के अहलकार हैं वो कौन होंगे, हर वो बंदा खिदमत मरकज का अहलकार कराएगा जिसे अपॉइंट किया गया एज अ सर्विस सेंटर ऑफिशियल। जिसे अपॉइंट कौन करेगा, जारी बात अपॉइंट आपको करेगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सर्वे मार्क, निशान मुसामत, बात यह कि इसके साथ सर्वे नंबर, खसरा नंबर को भी देख लेते हैं। आपके एक स्टेट एक महाल है, जैसे हमने बताया वो काफ़ी गाँव से मिलके, हो सकता है उसमें 3-4 ये से भी ज़्यादा गाँव आते हों, तो अब जारी बात है वो एक इंसान के पास नहीं होती, वो ज़्यादा मल्टीपल लोगों के पास होती है। तो एक जो स्टेट है उसको आगे आप फर्दर डिवाइड कर देते हो प्लॉट्स के अंदर। तो अब ये जो निशान आ रहे हैं, निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो है ये कहलाएंगे सर्वे मार्क। इसको देगा कौन, पाकिस्तान सर्वे डिपार्टमेंट देगा इसे। अच्छा, अब इनको नंबर भी दिए जाएंगे इन प्लॉट्स को। ये एक महाल है समझ लें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 इस तरह नंबर दिए जाते हैं। अच्छा, अब जो ये नंबर है यह कहेगा खसरा नंबर। अभी आपके पास एक शजरा पारचात भी आ रहे थे, लट्ठा भी कहते हैं, तो इसके ऊपर नक्शा बना होता है और ये जो नंबर दिए गए खसरा नंबर है, ठीक है। आगे आगे टेनेंट, टेनेंट कहते हैं मुजारे को। मुजारा कौन होता है, जो अंडर एनदर पर्सन, अंडर एनदर पर्सन होल्ड लैंड। मिसाल के तौर पर किसके अंडर होता है, इसके अंडर किसके होता है, ये लैंड लॉर्ड के, ओनर के नहीं, लैंड लॉर्ड के अंडर होता है। जो एनदर पर्सन है जिसके अंडर टेनेंट होता है वो लैंड लॉर्ड है, और ये जिम्मेदार होता है कि जनाब जो ज़मीन से ऑक्यूपाई की है, जो उसे यूज़ किया है, उसके बदले में क्या पे करे, रेंट, जिसकी हमने डिफाइन पीछे पड़ी है। ये रेंट लगान पे करने का जिम्मेदार होता है। और ये काश्तकार भी से आप कह सकते हो, काश्तकार। और इसको जो अलाट नंबर होता है आपका अभी नजर आ रहा है जमाबंदी के अंदर, इसे कहते हैं खतूनी। खेवट हो गया मालक का और खतूनी किसकी हो गई, काश्तकार की, ये टेनेंट की हो गई। अगली हमारे पास जो डेफिनेशन आ गई वो टेनेंसी की आ गई। हमने टेनेंट देख लिया, मुजारा और लैंडलॉर्ड जिसके तहत मुजारा था। अब आगे टेनेंसी। टेनेंसी असल में ज़मीन का टुकड़ा होती है। ये ज़मीन का वो टुकड़ा है जो सिर्फ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट या सिंगल कंडीशन के तहत दिया जाता है, किसी मुजारे के पास होता है, इसे रायती भी कहते हैं, वो टेनेंसी कहलाता है। मिसाल के तौर पर किसी ने पटा पे ज़मीन दी है, एक ज़मीन का अलहदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दूसरा का अलहदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ एक टेनेंसी कहलाएगा, जो दूसरे पे पटा गया वो दूसरी टेनेंसी है। यह टेनेंसी की डेफिनेशन। इसके आगे आगे इन अनइरिगेटेड लैंड, अनइरिगेटेड लैंड वो लैंड है जो इरिगेटेड नहीं होती, जो सैराब नहीं होती। हाँ, अगर कोई ज़मीन है वो सैराब होती है, किससे, रेन से, फ्लड से सैलाब आ जाता है, तो इन तमाम, या कोई और डिजास्टर वगैरह किसी और चीज़ से सैराब होती है। फ्लूड लिख दिया, फ्लड के महज स्पेलिंग होता है, जो भी फ्लड के स्पेलिंग है देख लीजिएगा। अच्छा, ये कौन सी कहलाएगी, अनइरिगेटेड लैंड है, जो गैर सैराबशुदा ज़मीन है, तो इस पे जारी बात है लैंड रेवेन्यू भी कम लगता है। 5 एकड़ तक अगर आपके पास अनइरिगेटेड लैंड है तो इस पे लैंड रेवेन्यू बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा, इसके बाद आगे विलेज ऑफिसर। 2 किस्म के ऑफिसर होते हैं, एक आपके रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं और एक विलेज ऑफिसर। विलेज ऑफिसर को आप कहते हैं दही अफसरान। विलेज ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है, इसकी ड्यूटी प्योर होती है कि कलेक्ट करे या सुपरवाइज करे किसको, लैंड रेवेन्यू ऑफ एन स्टेट को। एक महाल, एक पूरे महाल पे एक विलेज ऑफिसर होता है। अच्छा, इसमें कौन आता है, कानूगो। कानूगो इन सब का क्या होगा, सुपरवाइजर। कानूगो से नीचे आ गया पटवारी, पटवारी भी विलेज ऑफिसर है। अच्छा, कानून को, जिसे हम कानून को भी पढ़ते हैं, कानून को से ऊपर कौन होता है, तहसीलदार। वो है रेवेन्यू ऑफिसर। तहसीलदार से ऊपर आपका असिस्टेंट कलेक्टर। अच्छा, कानून को ये भी विलेज ऑफिसर, पटवारी भी विलेज ऑफिसर। सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स हैं जिसके हमने पीछे डिफाइन पर, जो सर्विस सेंटर के अंदर काम करेंगे अहलकार,
वो भी आपके विलेज ऑफिसर में आएंगे। जैप्टीज टापेदार जो सिंध वाली साइड पे पटवारी इसको ही कहते हैं। लंबरदार है जो आपके गांव का होता है। अरबाज और रईस वगैरह भी सारे इसमें, जो चौकीदार वगैरह भी सारे क्या है, विलेज ऑफिसर्स की डिफाइन में। अच्छा, यहाँ हमारी अब जो है ये पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट खत्म हो गया है, तो आपको बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप इसके नोट्स बना लें, कि जिस तरह मैंने लेक्चर दिए इस तरह इसके नोट्स तैयार कर लें, तो आपके लिए आसानी होगी। तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। माशाल्लाह, राइटिंग के लिए मेरी दुआ कीजिए साथ, कि अल्लाह मेरी राइटिंग बेहतर करे। तो आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है इख्तिताम पजीर हो गया है। तो हमने माशाल्लाह पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन 4 है, जिसके अंदर जितनी 28 प्लस डिफाइंड है, जो नंबर में 28 तक है, अराउंड अबाउट 30 to 31 बन जाते हैं। हमने तमाम डेफिनेशन डिटेल में देख ली हैं। अगर किसी किस्म की भी और हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन वगैरह।